ये एक एग्जाम्पल है। ये एक रिंग है। जिस रिंग को आप घूमता हुआ देख रहे हैं ऐसे, यदि रिंग घूम रहा है तो घूमते हुए रिंग के ये स्मूथ सरफेस पे है, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि ये स्मूथ सरफेस पे है। फाइंड आउट टेंशन इन rotating ring present on smoothest present on smooth horizontal surface, smooth horizontal surface। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि आखिर रीडिंग में टेंशन क्यों होगा। यदि विचार ये आ रहा है कि रीडिंग में टेंशन क्यों होगा, ऐसा तो हो सकता है। तो पहले मैं ये बताऊं कि यदि बहुत आप एक गीली मिट्टी या क्ले का रिंग बना लो और बहुत तेज घुमाओ तो हो सकता है वो टूट जाए। इसका मतलब उसमें स्ट्रेस आया था इसलिए टूटा, मतलब टेंशन था। तो जब रिंग रोटेट कर रहा है तो उसमें टेंशन है, हर एक सेक्शन में टेंशन है। तो वो टेंशन पता कैसे करोगे, ये इंटरेस्टिंग एक कहानी है कि तुम्हें वो टेंशन चाहिए, उसे कैसे पता करें। उसे पता करने के लिए मैं जो कह रहा हूं वो काम करो कि जो रिंग दिख रहा है उस रिंग के एक पार्ट, यहां ये कह दो, ये छोटा सा पार्ट, इसे मान लिया सिस्टम। इसका जो नॉर्मल और एमजी होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो बैलेंस होगा, स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इनवर्ड वो बैलेंस होगा। अब इसके सेंटर देखो और दोनों किनारे पर जो टेंशन होगा उसके बारे में सोचो। ये जो सिस्टम जिसे तुमने कहा, तो बाकी जो रिंग है टेंशन धागे में, अब जिसे सिस्टम चुनते हो उससे दूर की तरफ दिखाते हैं। और चूंकि हर एक जगह एक जैसा है इसलिए इन दोनों जगहों पे मैंने सिस्टम पे लगने वाले फोर्स देखे टेंशन। और ये टेंशन यदि आप पीछे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तो कट करता होगा ना। और आप क्या करो, आपको एक, यदि सर्कुलर मोशन वाले इक्वेशन लिखने की आप सोच रहे हो तो देखो, ये एंगल सोचो डेल्टा थीटा बाई 2, और इधर भी देखो सिमेट्रिकली डेल्टा थीटा बाई 2। तो यहां जो आप कंपोनेंट बनाने की बात करोगे, एक एक्स और एक वाई, तो यहां आप कैसे डिसाइड करोगे। तो ये डेल्टा थीटा है, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2। उसी तरह यहाँ भी दिख जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2। पहले आपको ये एंगल दिख जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और यदि एंगल दिख जाएगा तो फिर टी के हम कंपोनेंट बना सकते हैं। ये हो गया सर्कुलर, आपने देखा रिंग, रिंग में ये हो गया, आपने माना था यहां से यहां तक सिस्टम। ये सिस्टम जो है यहाँ एंगल था टोटल डेल्टा थीटा, ये रेडियस आर, आपने टेंशन के दो कंपोनेंट बना लिए, एक
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, और इधर टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। और ये जो टुकड़ा आपने देखा, ये टुकड़ा सर्कुलर पाथ पे है। यदि ये टुकड़ा सर्कुलर पाथ पे घूमता दिख रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो यहां इस तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जिसे आप कहते थे ओमेगा स्क्वायर आर। ये कौन देगा? इधर तो ये फोर्स कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप क्या लिख सकते होंगे, ध्यान दीजिएगा, फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ डेल्टा एम, फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ डेल्टा एम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डेल्टा एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब डेल्टा एम कहां से कैलकुलेट करोगे आप? एंगल बहुत छोटा हो तो 2t डेल्टा थीटा बाई 2 लिख सकते हो, और डेल्टा एम किसके बराबर हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ, m बाई 2 पाई आर इंटू मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ कितना? r डेल्टा थीटा, वो आर्क का लेंथ। ये डेल्टा एम हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। इनमें चेक कर लो, ये m बाई 2 पाई आर को यदि म्यू कहते हो तो निकल आएगा। अदरवाइज यहां से आपको टेंशन पता चल गया, m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई। डेल्टा थीटा दोनों तरफ से कट जाएगा, ये 2 दो कट गया, और कट पीट करके आपके सामने जो आया है वो क्या आ गया है? m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई। ये हुआ टेंशन। यदि रिंग घूम रहा है तो उसमें ये आ गया टेंशन। सर साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को डेल्टा थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेशन से लिखा है। हाँ, when theta is small then sin theta equals to theta। ओके सर। ये अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया है। सर टेंशन टेंजेंशियल होती है रिंग के। टेंशन जो होगा किसी भी धागे में, किधर दिखाते हो? सीधा धागा होता है तो लेंथ के लो, यदि कर्व धागा है तो जिस पॉइंट पे लोगे वहां टेंजेंट के लो। ओके सर। अब पूछो दोनों तरफ क्यों लिया है ग्रीन कलर वाले टुकड़े के टेंशन? तो दोनों तरफ मौजूद है धागा, इसलिए ग्रीन कलर वाला जो टुकड़ा है उसे तुमने सिस्टम कहा, तो उसके लेफ्ट साइड में भी रिंग का पार्ट है, राइट साइड में भी रिंग का पार्ट है, इसलिए दोनों जगह टेंजेंट के लॉन्ग टेंशन हमने देखा। और टेंजेंट रेडियस पे 90 डिग्री बनाता है, इसीलिए ऊपर में वो एंगल 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 आएगा, और हॉरिजॉन्टल से फिर वो डेल्टा थीटा बाई 2 दिखने लगेगा। जिन लोगों के ये समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें एक बार। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं। यहां तक में यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। आप में से कुछ सर दोबारा स्टूडेंट को अभी समझाते थोड़ा सा दोबारा। परेशानी है, तो जिनको परेशानी है वो अब बोलो कि क्या समझाऊं। यदि आप बोलोगे कि ये पॉइंट समझना है सर डेल्टा में आपने कैसे बताया? चलो, ये है रिंग, नोट नहीं किया था। ये एंगल, अरे राम, तो अब देखो यहां से नोट करना शुरू करो। एक रिंग बनाओ, रिंग बना लिया, और ये है एंगल डेल्टा थीटा, ये है सेंटर। ये जो दिख रहा है पी से क्यू तक के आर्क,
आर्क पी क्यू का वैल्यू कितना लिखोगे? आर आर इंटू, डेल्टा थीटा। तो जब लेंथ 2 पाई आर है तब मास है m, 1 यूनिट लेंथ होगा तो मास होगा 2 पाई आर, m अपॉन 2 पाई आर। जब आर डी थीटा लेंथ होगा तो मास होगा m बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। क्या ये मंगल ग्रह का कंसेप्ट है या समझ में आ गया? आ गया। अब जिन्होंने नोट नहीं किया था वो देखो अगला पॉइंट, यहां पर तुमने टेंशन दिखाए दो जो टेंजेंट के लॉन्ग है। तो टेंजेंट के लॉन्ग होने के कारण यहाँ 90 डिग्री सोचने में, अकल में कोई ज्यादा जोर तो पड़ना नहीं है। इनको पीछे बढ़ाते हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं तो कट कर लेगा। जहां भी कट कर लेता है वहां से हमने 2 लाइन खींच दिए, एक ये और एक ये, एक ये। और अब मुझे बताओ कि यहाँ टी के क्या कंपोनेंट देखने की कोशिश करें। ये एंगल बताओ कितना दिख रहा है सिमेट्री से, डेल्टा थीटा बाई 2। यहाँ एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई 2। तो टी के कंपोनेंट कितने हो गए? एक टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 और एक इधर आ गया टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब इस टी के कंपोनेंट बनाओ। अब इस चक्कर में मत रहना कि सारा असर लिख लेंगे तब मैं लिखूंगा, साथ में लिखो टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 और इधर आ गया टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। और अब देखो यहाँ पर जो नेट देखने की कोशिश करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो डीएम ग्रीन कलर का तुमने देखा उसके लिए क्या लिखोगे? ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है तो एफ सेंट्रीपिटल किसके बराबर लिख देते हो? एम इंटू ए सेंट्रीपिटल। 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 किसके बराबर लिख दोगे? डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। यहां से 2t डेल्टा थीटा बाई 2 आ गया, डीएम के बदले लिख दिया m बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा और साथ में आ गया ओमेगा स्क्वायर आर। तो टी का वैल्यू चेक कर लो कितना आ गया, m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई। इतना ही लिखना था, पिछले पेज पे भी यही लिखा हुआ है। और जिन्होंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा है वो ऊपर लिख लेना, फाइंड आउट टेंशन इन रोटेटिंग रिंग, फाइंड आउट टेंशन in rotating ring present on smooth horizontal surface. Find out tension in rotating ring present on smooth horizontal surface. इनके पहले टर्म में नहीं समझ में आया, क्या अब समझ में आया? अभिनव, कृतिन, कुणाल, समझ में आ गया हाँ या ना? उसके बाद भी एक आगे सर। बच्चे हैं, अभिनव, कृतिन, कुणाल, सक्षम, शोभित शर्मा, तनिष, आप सब लोग जिन लोगों के नहीं समझ में आया है चिल्लाएं। चुप रहने से कोई काम नहीं बनने वाला। 2 बार मैं बता चुका हूं, 3 बार और बताने की कोशिश करूंगा। चलिए मान लेते हैं नहीं समझ में आया। हम लोग बात कर रहे थे पिछले टर्न पे और जो नहीं समझ में आया था, पक्का ही नहीं आया था, वो था वेव वेलोसिटी। फिर से देखते हैं क्या था वेव वेलोसिटी। ये कह रहा था वेव वेलोसिटी, या कभी कभी इसके लिए कह देते थे फेज वेलोसिटी, लेकिन मैं वेव वेलोसिटी ही यूज करता हूं। ये एक इंसान है, इसके हाथ में एक धागा है और ये धागा जो है ये इंसान से 10 मीटर के दूरी पे बांध दिया और यहाँ एक जर्क है और जर्क भागते दिख रहा है। टाइम 0 पे जर्क दिया गया और ये जर्क जो है यहाँ पहुंच गया इस जगह
टाइम 2 सेकंड पे बहुत तेजी से पहुंचा है। तो यहाँ जो वेव के आगे आने का वेलोसिटी लिखोगे वो कैसे लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 10 मीटर, 2 सेकंड में जर्क पहुंच गया, 5 सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड कहलाएगा ये जर्क की वेलोसिटी। अब इसका टेंशन से क्या रिलेशन है ये मैं ढूंढना चाहता हूँ कि धागे में जर्क देंगे, झटका दे देंगे और वो झटका जाते दिखेगा मुझे लेफ्ट से राइट, तो कितने देर में वो दीवार तक पहुंच जाएगी जहां बांधा है हमने धागे को। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा स्पीड। तो वेव वेलोसिटी हम ढूंढ क्या रहे हैं ये एटलीस्ट उम्मीद करूं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया। यस सर। पेज चेंज करूं? एक नो सेकंड सर। नोट कर रहा हूँ। चलो नोट करो आराम से। हो गया सर। हो गया सर। यहाँ डेरिवेशन अब देखना है, यदि समझ में आए तो वेल एंड गुड, और नहीं तो मैं फिर कोशिश करूंगा। और तब भी नहीं समझ में आए तो सोच लेना कि ये मेरे समझ से बाहर की बात है, लेकिन उसके बिना भी सिलेक्शन होगा। फॉर्मूला याद कर लेना। यहां देखो, ये बंदा एक जर्क देता है, ये बंदा एक जर्क दे रहा है धागे में, और ये धागा सीधे आप देख रहे हो यहीं बंधा हुआ है, ये जर्क है और जर्क आगे जा रहा है। अब मुझे बताओ, जर्क आगे जा रहा है तो क्या ये मॉलिक्यूल आगे जा रहे हैं? यस सर। सोचो, क्या धागे का ये मॉलिक्यूल भाग जाएगा यहाँ से? नो सर। नहीं सर, मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रिंग के लिए क्या ये मोशन पॉसिबल है? नो सर। ये पॉसिबल नहीं है। तो सर जा क्या रहा है? तो ये एनर्जी जा रहा है। मॉलिक्यूल का मोशन अप एंड डाउन है। मॉलिक्यूल के बारे में यदि हम कहेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये इधर कौन जा रहा है? तो यहाँ जा रहा है एनर्जी।
सर कल तो आपने ऐसे बताया था जैसे कि सर्कुलर मोशन में वहां वेलोसिटी हो। तो एक काम करो, ये आर्क अभी यहां है, कुछ देर बाद यहां होगा, ऐसे ही तो आगे बढ़ रहा होगा। लेकिन धागे का कोई भी मॉलिक्यूल राइट साइड नहीं जा रहा। तो तुम एक काम करो, यहां पर एक ऑब्जर्वर को देखो जो जर्क के आगे बढ़ने के साथ साथ उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो हमेशा ऑब्जर्वर कहां खड़ा मिलेगा तुम्हें? जर्क के बगल में। और चूंकि ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यहां जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इन मॉलिक्यूलों का वेलोसिटी किधर दिखेगा आपको? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप अब ये पहले समझो कि धागे का मॉलिक्यूल नहीं जा रहा था, और एनर्जी या जर्क जिस स्पीड से बढ़ रहा था राइट साइड, उसी स्पीड से ऑब्जर्वर को हमने दौड़ाया। तो अब वो जर्क के हमेशा बगल में खड़ा होगा, और जर्क के बगल में यदि है तो उसको वो जो मॉलिक्यूल्स हैं धागे के, वो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहे हैं। ये आइडिया किताब पढ़ के तो कतई नहीं समझ में आता कि ऑब्जर्वर का यहाँ क्या काम। ऑब्जर्वर जब आया तभी तो वेलोसिटी आपको दिखा, और यदि आपको ये वेलोसिटी दिख गया तो अब देखो कितना बड़ा काम हो गया आपके पास। आपने ऑब्जर्वर के बारे में बात कर दी, आपको वेलोसिटी भी दिख गया, उसी के कारण वो जर्क भी दिख गया। और अब आप एफबीडी जो पिछले रिंग का जैसे बनाए थे, वैसा ही कहानी यहां अप्लाई कर दो। यहां आपने सिस्टम मान लिया ग्रीन वाले को, और ये टेंशन दोनों तरफ आ गया ब्लू, टेंशन टी और इधर टेंशन टी, और उसके दो कंपोनेंट आपने बनाया। तो वो जो कंपोनेंट बनाया, वो कंपोनेंट जो आया वो इस तरफ, कंपोनेंट हम बना रहे हैं इस दोनों टी के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और ये किसके बराबर लिख दूंगा मैं? डेल्टा एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि वो आर्क है और स्पीड भी है टेंजेंट के लॉन्ग, तो सर्कुलर मोशन सोच लेंगे। और 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 डी एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसी का हो जाएगा 2t बाई 2 डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डीएम हो जाएगा, म्यू मान लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ, into r d theta, that is length of the arc, into v square by r। यहां से v का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट टी बाई म्यू, और यही है वेव वेलोसिटी। इसे ही आप कह देते हैं वेव वेलोसिटी। अब एक आइडिया बना लो कि वेव वेलोसिटी किन चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा कि टेंशन क्या है धागे में, और दूसरा डिपेंड करेगा मास पर यूनिट लेंथ पे। कि मास पर यूनिट लेंथ धागे का क्या है। म्यू के बारे में चर्चा कर दो, टी के बारे में चर्चा कर दो। टी है टेंशन और म्यू है
मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ये जो है फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि इस फॉर्मूले पे आईआईटी में भी कई बार क्वेश्चन आया है, और एससीबी में 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मे भी 20 मिल जाए केवल इस फॉर्मूले के पास। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको टेंशन निकालना आना चाहिए। टेंशन निकालने के लिए एनएलएम आना चाहिए, सर्कुलर मोशन आना चाहिए, कभी कभी रोटेशन आना चाहिए। टॉर्क, सर क्या चाहते हो आप? चेक करो, मैं सर एक मिनट। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो। सर हो गया। सर नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये एल लेंथ का धागा है और जिसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया गया है। एक आदमी है जो इस ब्लॉक के पास है और यहां जर्क देता है, और यदि जर्क देगा तो धागे में ऐसे मान लो कर्व जैसा बनेगा, और ये ऊपर भागता हुआ कितने देर में जर्क नीचे से ऊपर पहुंचेगा, ये टाइम हमें बताना है। तो पहले सॉल्व करते वक्त वेलोसिटी जो वेव का लिखते थे या जर्क का लिखते थे √T/μ, और टी किसके बराबर हो जाएगा? mg के। mg के। तो v बराबर कितना हो गया? mg/μ। mg/μ। और टाइम किसके बराबर होगा? l डिस्टेंस बाय अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया l, और ये हो गया √mg/μ। आराम से देख,
पेज चेंज करूं? नो सर। एक सेकंड सर। अच्छा अच्छा, आराम से लिखो, आराम से। अब चेंज करूं? यस यस सर। सर, हो गया। मुझे ये बताओ, यदि यही ब्लॉक धागे से टंगा होता लिफ्ट के भीतर, जो लिफ्ट ऊपर एक्सलेटेड होता G/2 एक्सलेशन से, L लेंथ का धागा होता और म्यू होता उसके मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू, और यहां ब्लॉक होता कैपिटल M, यहां पर एक जर्क होता और इसको ऊपर जाना है, तो कितने देर में ये ऊपर तक पहुंच जाता, वो टाइम बताना है आपको। देखने के लिए या जर्क देने के लिए यहाँ पर ऑब्जर्वर मौजूद है। ये जो वेलोसिटी कहोगे ये भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में धागे पे जर्क पे क्या होगा, तो सॉल्व करिए। पहले लिखिए T माइनस mg बराबर ma, T माइनस mg। अच्छा, यहाँ पर T माइनस mg बराबर ma मत लिखो, क्योंकि ऑब्जर्वर तो भीतर है। तो यहां लिखो इन लिफ्ट फ्रेम, इन लिफ्ट फ्रेम ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा और ma स्यूडो नीचे लगेगा। तो T बराबर क्या हो गया, mg प्लस ma, T बराबर 3mg/2 आ गया। अब वेलोसिटी लिख रहे हो तो लिफ्ट फ्रेम में ही वेलोसिटी √T/μ, √3 × μ, और टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देखने वाला वहां मौजूद ही है, तो डिस्टेंस जो वो जाता दिखेगा जर्क को L, और स्पीड तो वही उसी रिफरेंस में पता ही है 3mg/2 μ। तो ये आइडिया जिन बच्चों के समझ में आ गया प्लीज हैंड राइज कर दीजिए। बहुत टेंशन है। 5 मिनट बाद हाथ उठाना, लोअर ऑल हैंड्स, हटा दिया सबको मैंने। 5 मिनट बाद हाथ उठाना, पहले छपाई कर लो, सब कोई लिखने में व्यस्त थे इसलिए हटा दिया। ऑब्जर्वर को भीतर क्यों लिया सर आपने लिफ्ट के भीतर? भाई लिफ्ट के भीतर ही तो उसे जर्क को L लेंथ जाते में टाइम कितना लगा बताना है। तो सर ऑब्जर्वर यदि लिफ्ट में है तो स्यूडो फोर्स लगाओगे, लिफ्ट एक्सेलेरेटेड है तो लगाना ही तो पड़ेगा। स्यूडो फोर्स सर किधर लगाते हो, तो जिधर एक्सेलेरेशन होता है उसके अपोजिट। अब ये ऑब्जर्वर को ब्लॉक रुका दिख रहा है तो नेट फोर्स 0, T = mg + ma। हो जी गया क्या सर। होगा, तो √T/μ, टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। जिन बच्चों के समझ में आया अब वो हैंड राइज कर सकते हैं, जिससे कि मैं देख सकूं कि कुछ बच्चों के समझ में आ गया है। सर हाँ बोलो। सर ये जो टेंशन आई है वो
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगी ना, अंदर लिख फोर्स के। कभी भी भाई अलग अलग फ्रेम में अलग अलग नहीं होता। ग्राउंड फ्रेम में तुम क्या लिख देते, जाओ लिखो T माइनस एम जी बराबर एम ए। देखो तो कितना आया टेंशन ग्राउंड फ्रेम में, इन ग्राउंड फ्रेम देख लो जल्दी, अलग आया या वही आया? अरे हाँ या ना कुछ ना, हाँ ना कुछ तो बोलो, अलग की एक जैसा। वही तो आएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, फोर्स को क्यों सोचते हो कि अलग अलग फ्रेम में अलग अलग? फोर्स कभी भी अलग अलग फ्रेम में अलग अलग नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके। अभी भी मात्र 12 बच्चे हैं ऐसे जिनके समझ में आ गया है, ऐसा लग रहा है, जो बोर्ड पे दिख रहे हैं हैंड राइज किया हुआ। 11th वाले इन बच्चों को बहुत टेंशन है। ये हैं अभिनव, कृतिन, कुणाल, सारांश, तनिष्क। बोलो अभिनव, तुम अपना परेशानी बताओ। कृतिन कुछ भी बोलो। सर मुझे ब्लॉक ही नहीं पसंद आया, मुझे धागा ठीक से नहीं दिखा, मुझे तो वेव नाम से ही चीड़ है सर। कुछ भी बोलो यार। इंटरेक्ट करने का मतलब होता है केवल कथा श्रवण करना नहीं, सुनना, बोलना भी जब पूछा जाए। चलो, जब जिनके ये भी नहीं समझ में आया, अगला भी नहीं आएगा, आराम से बैठना। ये एक देखो ट्रक, ट्रक को जाते देखो ए एक्सलेशन से। इसमें यदि धागे से ब्लॉक टंगा होता तो ब्लॉक क्या यहाँ दिखता, या इससे आगे दिखता, या इससे पीछे दिखता? सर पीछे दिख इक्विलिब्रियम में पीछे दिखता। तुमने कहा और मैंने मान लिया, तो पीछे दिख रहा होता। और उस मोमेंट पे ये ऑब्जर्वर में देख रहा हूं यहां पर ट्रक के भीतर, और जब ये ऑब्जर्वर होता तो ये एफबीडी बनाता एम जी एम ए स्यूडो। जब भी स्यूडो लिखो तो उस पर मेंशन कर दो कि ये स्यूडो है। और ये टेंशन, और टेंशन किसके बराबर कर दोगे? तो ये तो 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा एम ए और एम जी का? एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये एल लेंथ और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ इस धागे का। यहां पर दिख रहा है एक जर्क, तो जर्क के ऊपर जाने का वेलोसिटी हम ढूंढ रहे हैं, और कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में, वो टाइम भी ढूंढ रहे हैं। तो v के लिए क्या लिख दूं? v के E लिए upon मैं mu। लिख दूंगा उससे पहले फॉर ब्लॉक। टेंशन किसके बराबर लिख दोगे? अंडर रूट एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, क्योंकि यही दो फोर्स है, एम ए और एम जी का रिजल्टेंट, और टी अपोजिट है, नेट फोर्स 0, तो बराबर कर दिया। और भी क्या लिखोगे? अंडर रूट टी बाई म्यू। और टाइम क्या लिखोगे? एल बाई वी। ये हो गया सॉल्यूशन। कुछ बच्चों के जिनके लगता है ऐसा उनको लग रहा है संयोग, हैंड राइज करो, समझ में आ गया बस। ये अंडर रूट एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर इसलिए क्योंकि 90 डिग्री पे है। पैथागोरस थ्योरम से आया है। दो फोर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट पैथागोरस थ्योरम से यही लिखते हैं। यस सर। अब पूछो टेंशन के बराबर क्यों हो गया? तो टेंशन के बराबर इसलिए हो गया क्योंकि अब दो ही फोर्स बचे हैं, एक टेंशन और एक अंडर रूट एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। नेट फोर्स 0 होगा तो उनको बराबर होना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। ओके। यस सर।
अभी भी वही हालत है। 8 बच्चे हैं जिनको पता है कि 9 बच्चे हुए जिनको टेंशन लिखना समझ में आया। तो वेलोसिटी की तो बात ही ना करें, क्योंकि टेंशन ही नहीं समझ में आएगा, मतलब एनएलएम में डुबो दिया तो वेव में फिर काम करना तो कल्पना से बाहर की बात। नहीं यार, मेरी गिनती लगता है कमजोर है, क्योंकि हेनराइट की गिनती दिखा रहा है 16। स्क्रीन पे सारे हाथ या तो नहीं आ रहे हैं या मैं गिनने में गड़बड़ कर रहा हूँ। अब हो गया है 18। हेनराइट यदि 18 है फिर तो बढ़िया है, फिर तो ज्यादा पंगा, ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि 18 है माने ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं कि एक धागे का मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, और दूसरे तरफ के धागे का मास पर यूनिट लेंथ है 4 म्यू। यहां पर जर्क दिया गया, ये भी एल लेंथ, ये भी एल लेंथ। कितने देर में जर्क आया होगा यहां से यहां तक, और कितने देर में जर्क गया होगा यहां से यहां तक। मतलब आपको बताना है कि टोटल यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा होगा। अच्छा, तो पतले वाले धागा और मोटे वाले धागा का यदि मैं ये इस पी पॉइंट की बात करूं, एट पी एफ नेट तो 0 होना चाहिए। तो टेंशन लेफ्ट साइड वाले वायर में जो होगा और टेंशन राइट साइड वाले वायर में जो होगा वो दोनों बराबर होगा। तो V1 यदि देखते हैं √T/μ, V2 यदि देखते हैं √T/4μ, ये हो गया V1/2। तो जब आपके सामने ये एग्जाम्पल आया तो आपने पहले तो ये सोचा कि टेंशन तो सेम होगा, पी पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगा, जितना लेफ्ट उतना राइट, लेकिन म्यू अलग अलग होने से जो हेवी वायर है उसमें स्पीड है कम। सर अब T1 कैसे एफ नेट लिखेंगे? 0 क्यों होगा? यहाँ पर धागा क्या ये पी पॉइंट लेफ्ट जा रहा है या पी पॉइंट राइट जा रहा है? कहाँ जा रहा है? सर राइट जा रहा है। अरे बेवकूफ, मॉलिक्यूल का ऑसिलेशन अप एंड डाउन होता है, लेफ्ट राइट तो होता ही नहीं, कैसे जाएगा? तो ये दोनों तरफ का टेंशन में कौन बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट वाला या राइट वाला? सर बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए, मुझे फिर से समझाओ। सर क्योंकि क्योंकि पी मॉलिक्यूल पॉइंट तो ना तो ऑसिलेट लेफ्ट जा अप रहा एंड है, डाउन करता है, लेफ्ट राइट नहीं जाता। हाँ लेफ्ट राइट नहीं जाता, तो लेफ्ट और राइट की तरफ के जो फोर्सेस हम अभी देख रहे हैं वो बराबर होना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। यस तो सर। जब धागा ऐसे दो तरह के जुड़े हों तो टेंशन तो आपको सेम ही लेना पड़ेगा, मजबूरी है। अंतर किस में हो सकता है? मास पर यूनिट लेंथ में। तो L/V1 हो जाएगा, L/V1 हो जाएगा T1। T1 कितना हो गया? L/V1। और T2 कितना हो जाएगा? L वो भी है L/V2, और V2 क्या लिख रहे थे? V1/2। ये हो जाएगा ट्वाइस L/V1। तो टोटल T कितने के बराबर आ जाएगा? T1 + T2 L/V1 प्लस ट्वाइस L/V1 थ्राइस L/V1। क्या अब ओके है? सर ये जर्क उधर चला गया, हाँ इस पे विचार करेंगे, उधर गया क्यों।
यदि गया, इतना टाइम लगा उसको देख लो, क्योंकि जर्क जब आगे आया होगा तो कभी न कभी तो वो आगे बढ़ के क्रॉस करेगा। चेंज करूं पेज? यस सर। ये जो आप देख रहे हैं, ये वायर के बदले रोप है, मास m, लेंथ l। अब मुझे ये बताओ, क्या टेंशन एक जैसा होगा या अलग अलग होगा अलग अलग पॉइंट पे? सर अलग अलग। तो मान लो x डिस्टेंस पर आ गए, यहां पर टेंशन कितना होगा ये मैं जानना चाहता हूं। सर जो एक्स नीचे पोर्शन है उसका मास इंटू जी। बहुत बढ़िया, तो पहले तो ये काम करो, पहला एग्जांपल तो यही हो गया। तो क्या करेंगे इसे सॉल्व करते वक्त, यहां इसे सिस्टम मान लेंगे। नीचे जो मास लिखेंगे m/l हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और x लेंथ का ये मास हो गया m/l इंटू एक्स इंटू जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एक्स इंटू जी, सिंस म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। सोच लो एक बार, ये जो है रो ऑफ मास m लेंथ l, उसके लिए हमने देख लिया टेंशन कहां, x हाइट पे कितना होगा। ध्यान दीजिए, कैसे क्या कहो बता दीजिए। फिर से बोलो। करीबन एक और बता ये धागा है, ये धागा है, ये धागा है, ये 2 kg, ये 2 kg, ये 2 kg। बताओ टेंशन T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, T3 कितना होगा? जल्दी बोलो। सर मुझे नहीं आता। सर T3 20। बहुत बढ़िया। T2? सर T2 40 होगा, T1 60 होगा। अब बताओ एक्स लेंथ जो तुमने पीछे देखा, उस एक्स लेंथ का मास कैसे पता करोगे? फॉर द मास ऑफ एक्स लेंथ रो क्या लिखते हैं, जब एल लेंथ है मास है m, 1 यूनिट लेंथ है तो मास है m/l। जब x लेंथ है तो मास है m/l इंटू एक्स। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो तुम्हारी समझ में नहीं आया? और पर्पल कलर वाला तुमने क्या माना है, सिस्टम। पर्पल कलर वाला मान लिया है सिस्टम। तो सिस्टम पे दो फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे? टेंशन और वेट। एक टेंशन इसी सेक्शन पे जो भी होगा, और एक उस सेक्शन का झोले में जो भी मास है, तो m/l इंटू एक्स उसका m मास हो गया इंटू जी। और m/l को क्या कह देते हैं, म्यू इंटू एक्स इंटू जी। टेंशन और ये दोनों बराबर क्यों होंगे, अब ये बताओ। सर क्योंकि रॉड मतलब इक्विलिब्रियम पे है, मतलब हाँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या कह देंगे अब, बड़े आराम से ये कह देंगे कि ये इक्विलिब्रियम में होने के कारण एट एक्स टेंशन हो गया, ध्यान दीजिएगा, म्यू एक्स जी एट एक्स हाइट above from lower end, x height above from lower end। वहां पर टेंशन दिख गया, वेलोसिटी कितना होगा, √T/μ। टी के बदले क्या लिख रहे हो तुम, म्यू एक्स जी बाई म्यू। ये वेलोसिटी किसके बराबर हो गया, √xg। वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है?
तो वेरिएबल। हाँ, वेलोसिटी तो वेरिएबल है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, यहाँ तुमने टेंशन पता कर लिया, यहाँ पर ऊपर जाने वाला जर्क का वेलोसिटी क्या होगा, यदि कोई जर्क होता तो वो भी बता लिया तुमने। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा कि कोई जर्क को नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जब वेरिएबल दिखता है कहानी, तो क्या आपको ये अंदाजा है, यहाँ तुरंत इसे लिख सकते हैं dx/dt, dx/dt √x √g, dx/√x √g dt। इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से t और x इक्वल्स टू 0 से l, ये हो गया 2√l इक्वल्स टू √gt। तो ऊपर तक जाने में जो टाइम लगा उस टाइम का वैल्यू कितना हो गया, ट्वाइस √l/g। ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा उसका ये आंसर हो गया। अरे थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा ना, नहीं भी पूरा आए तो। पहले ये पता किया हमने कि पूरे रॉड में टेंशन एक जैसा है या बदल रहा है, पूरे वायर या पूरे रोप में। तो अभी जब पिछले तीनों केसेस मैंने देखे, धागा ऐसा था जिसके मास नीचे टंगे हुए ब्लॉक के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल था, तो हम मान लेते थे पूरे धागे में लगभग एक जैसा टेंशन। लेकिन यहां पर तो गड़बड़ हो गया, अलग अलग सेक्शन का टेंशन अलग अलग आ रहा है, अलग अलग सेक्शन में स्पीड अलग अलग होगा। अच्छा ये बताओ, तो वेव का स्पीड, जर्क का स्पीड धागे पर, रोप पर नीचे ज्यादा दिखेगा या ऊपर छत के पास ज्यादा दिखेगा? सर बराबर। बहुत रिसर्च कर रहा है बच्चा। अरे वेरिएबल का मतलब बराबर थोड़ी ना होता है बालक। सर ऊपर ज्यादा होगा, ऊपर टेंशन ज्यादा होगा। हाँ, ऊपर टेंशन ज्यादा होगा तो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगा। या दूसरा आइडिया देखो ना, एक्स पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, तो एक्स ऊपर जाने पे बढ़ेगा तो भी बढ़ती जाएगी। नहीं समझ में आया? ओके सर, आ गया। कुछ बच्चों को मन करता है कि सर ऐसे नहीं निकालूंगा मैं, ये जो आपने रॉड दिए थे, रोप दिए थे, रस्सी दिया था, इस पे आपने जर्क दे दिया, और ये जो जर्क था इस जर्क को ऊपर जाते देखा, और इसके वेलोसिटी के बारे में आपने एक रिलेशन डिराइव कर लिया कि एक्स हाइट ऊपर जब ये जर्क जा रहा था तो उसका वेलोसिटी था √gx। तो एट एक्स वेलोसिटी है √gx, तो dv/dx हमें भी डिफरेंशिएशन आता है, आपको भी यदि समझ में आए तो 1/2 √x, और ये आ गया एक्सलेशन, हाँ ये आ गया dv/dx। और एक्सलेशन हम लोग जानते हैं, एक तो dv/dt होता है और एक भी dv/dx होता है। v√gx इंटू √g/2 √x। देखिएगा ये हो गया, √x कट गया, g/2, और एक्सलेशन ये हो गया एट x0 u इक्वल्स टू √0 इंटू g इक्वल्स टू 0। एक्सलेशन दिख गया g/2। डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है L। S बराबर क्या लिखते थे, ut प्लस हाफ AT²। S का वैल्यू है L, U का वैल्यू है 0, हाफ A का वैल्यू है g/2 T²। T का वैल्यू कितना हो गया, √4L/g, √4L/g 2√L/g। आराम से देख 2√L/g। टू रूट L/g।
सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। अभी जो इस पेज को लिख रहे हैं सिलेक्शन लिख उनको लिख लेने दो, उसके बाद प्रीवियस पेज दिखा देता हूँ। आपको जर्क नीचे से ऊपर तक कितने देर में जाएगा ये बताना था। ये एल लेंथ का वायर था, एम इसका मास था। क्या पिछला वाला पेज पे आऊं? यस सर। देखो इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन यदि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग होगा तो वेव का वेलोसिटी भी अलग अलग मिलेगा हमें। सर आपने v का वैल्यू √gx कैसे लिखा? रहस्य है, रहस्य। तुम तो ये बताओ t का वैल्यू कितना होगा x साइड पे? कितने देर में जब वो भूल गए कैसे काम चलेगा? सिस्टम देखो तो पर्पल कलर का जो टुकड़ा है, इस टुकड़े का मास कितना होगा? सर mlx। सर उसका न्यू वेट x कितना g होगा? होगा 10। तो t बराबर हो गया m/l(x_g) या μ(x_g). तो t के बदले रख दो ना वैल्यू μ(x_g), उसको म्यू से डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट ले लो तो v आ गया √x_g। ओके सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर आ गया। अब पूछो मुझसे v बराबर dx/dt क्यों लिख दिया सर? नहीं सर। फिर इंटीग्रेट कर लो, या तो इस तरह से टाइम निकल आएगा, या v को v dv/dx से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सलेशन कांस्टेंट दिख जाएगा तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई कर देना, उससे भी आ जाएगा। दोनों रास्तों से t निकल सकता है। जर्क को नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? वेलोसिटी से कुछ जान पहचान हुई अथवा नहीं हुई अभी तक? यस सर। आप लोगों के कल का दिन चूंकि इवनिंग आवर में फ्री रहता है और 7 बजे से शायद मैथ्स के क्लासेस का कुछ है, तो एक काम करिएगा 6 से 7 में मुझे टाइम दीजिएगा, जिसमें मैं आपके केटीजी का जो था अगला 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस प्रॉब्लम थे कोई, क्या ये एच.सी. वर्मा था एक, एच.सी. वर्मा नहीं तो अपने एक्सरसाइज में आ गए थे, एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन, और यदि प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहा हो तो वो, तो कल 6 से 7 तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और 10-20 क्वेश्चन आपके अपने एक्सरसाइज 1 से केटीजी के, ये दोनों पूछिएगा 6 से 7 कल का इवनिंग। अभी वाला क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। सर मैंने आपको कुछ डाउट भेजा, वो भी कल पूछ लीजिएगा। ओके थैंक यू। थैंक यू सर।